हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैं हूं आपका चार्ली सर, जो क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के लिए सुनहरा अवसर है कि हमारी टीम क्या है, आपके साथ मिल करके सभी सब्जेक्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट है क्या, 450 यानी 400 प्लस 50 से भी क्या ज्यादा। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है इंग्लिश में इसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जानने से पहले आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चर और चर जो है ये आपको बता दिया गया है क्या होता है चर, क्या होता है अचर। कौन से चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में बता दिया गया है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे। तो यहां पे हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा चर है कौन सा अचर। फिर भी हम बता देते हैं जो एक्स वाई जेड यूज किया जाता है वो चर में किया जाता है, और ए बी सी जो है उसके मौजूदगी में, एक्स वाई जेड के मौजूदगी में क्या कहलाएगा, वो अचर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका क्या आपको पढ़ना है। ये जो है इसका मानक रूप, कौन सा रूप, मानक, या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सामान्य रूप। क्या कहते हैं, सामान्य रूप। तो वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम इधर आपको फिर से लिख करके बता देते हैं, ए एक्स क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो हमारा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मानक रूप है। क्या है, मानक रूप है। किसका, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये x जो है, ये x आपका क्या है, चर है। क्या है आपका, ये चर है। ठीक है, ये आपका क्या है, चर है। और y भी यहां पे क्या है, चर है। लेकिन a और b और c जो है ये क्या है, अचर है। यहां पे कुछ कंडीशन होगा। ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जो भी होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या है कंडीशन कि ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखो भाई यहां पे लिखा है कि ए जो है क्या नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, और बी भी जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर ए या बी शून्य के बराबर हो जाएगा तो फिर होगा क्या, ऐसा क्या हो जाएगा जो ऐसी बात यहां पे लिखा गया है। तो देख लो क्या हो जाएगा। अगर यहां पे तुम क्या ले लेते हो भाई, ए बराबर 0, तो अभी बताओ यहां पे ए के बदले में क्या रखेंगे, 0, और यहां पे रखेंगे x, और प्लस में बी वाई, और प्लस में c इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। तो ये 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो क्या होता है, वो 0 हो जाता है। शून्य को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो वो शून्य हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस में c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस में c हो जाएगा। और ये 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहां बचेगा हमारा बी वाई प्लस सी। अभी बताइए, हम बोले थे x और y जो है वो क्या है, चर है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इसको जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां एक ही गो चर है। कितना चर है, सिर्फ और सिर्फ एक चर है। तो इसीलिए आपका क्या, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण तो होगा ही नहीं। समझ में आया क्या। तो इसीलिए हम लोग a को बराबर 0 लेते ही नहीं है। इसीलिए ये कंडीशन आपका लिखा गया है कि a को जो है 0 नहीं लेना है। समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर b को भी आप 0 ले लेते हैं तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और बचेगा हमारा ax प्लस में c बचेगा। तो फिर भी यहां पर भी कौन सा चर हो जाएगा, एक चर वाला, जो आप क्लास 9th में पढ़े हैं। तो यहां पर आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है कि a जो है 0 भी नहीं होना चाहिए, और b भी जो है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। तभी होगा ये क्या,
दो चर वाले रैखिक समीकरण, नहीं तो एक चर तो गायब ही हो जाएगा, बचेगा एक चर, इसीलिए इसको ए और बी दोनों ही जीरो होना ही नहीं चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद ए बी सी जो है ये कौन सी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। आपको हम पहले ही चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही था वास्तविक संख्या है, तो ये वो वास्तविक संख्या क्या है कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, वही होता है वास्तविक संख्या। आप लोग पहले चैप्टर के वीडियो में देखेंगे तो वहां आपको वास्तविक संख्या समझाया गया है। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका क्या है, इस टाइप का जो भी होगा देख लो भाई, 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। ये क्या है, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक बात और आपको बता देते हैं कि ये जो बराबर दिया गया है, इसी बराबर को समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समीकरण। बराबर जैसे क्या करते हैं, तराजू लेते हैं और ये तराजू से क्या करते हैं, तौलते हैं ना, तो इक्वल टू देते हैं, तो वो समीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, समीकरण होता है। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये समीकरण के लिए बराबर दिया गया है और एक चर यहां पे है और एक चर यहां पे है, तो दो चर है, तो इसीलिए इसको बोला गया है दो चर वाले। समझ में आ गया। और युग्म क्यों लिखा गया है, युग्म इसीलिए लिखा गया है क्योंकि दो एक चर में एक समीकरण से x का वैल्यू या y का वैल्यू आ जाता है, लेकिन अगर दो चर हो तो दो समीकरण चाहिए। नहीं समझे, एक चर हो तो एक समीकरण चाहिए, दो चर हो तो कितना समीकरण चाहिए, दो समीकरण चाहिए। इसीलिए जो है आपको क्या बताते हैं हम कि ये दो समीकरण के लिए युग्म, युग्म मतलब होता है कि जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, तो युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो इतना सा अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देख लो भाई, क्या है, यहां पे हमारा है कि √3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। यह भी एक क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उसमें आपको कुछ एग्जांपल देंगे और बताएंगे कि वो समीकरण है कि नहीं है। आपको पिछले चैप्टर में जब हम लोग बहुपद पढ़ा रहे थे, वहां भी बोले थे चर का जो है भिन्न में रूप नहीं होना चाहिए। किसमें, भिन्न में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो है भिन्न में आ भी जाता है। ठीक है, क्या होता है, आ भी जाता है, तो इसको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको उस क्या कर सकते हैं, रूप में ले जा सकते हैं। जैसे कैसे, आपको जब हम परिमेय संख्या पढ़ाए थे, बोले थे कि अगर क्या कि किसी भी संख्या को अगर किसके रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। वैसे ही अगर इस रूप का जो भी होगा, किस रूप का, ax प्लस, किस रूप का, ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, जो भी होगा ये आपका क्या होगा, इसको कहेंगे दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे, समीकरण। अब बताइए रैखिक क्यों यूज किया गया है, इसमें रैखिक इसीलिए यूज किया गया है, आपको जब बहुपद पढ़ाए थे उसमें बोले थे जिसका पावर एक हो उसके लिए रैखिक यूज करता है। यहाँ x का पावर कितना है, एक है, और y का पावर कितना है, किसी भी चर का अगर एक पावर होता है तो उसको रैखिक कहा जाता है। समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करते हैं, आगे जो है अगला यहां पे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है यहां पे कि इसका पावर एक है कि नहीं है। इसका पावर अगर एक नहीं है तो ये जो है रैखिक समीकरण नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पावर भी एक है। अगर आप इसको लिखें दोबारा से, 3x प्लस 2y
प्लस में 5 बराबर में क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो आप देखेंगे कि अगर इसको a मान लें और इसको अगर b मान लें और इसको अगर c मान लें तो क्या हो जाएगा, 3 के जगह a और x हो जाएगा, 2 के जगह b और y हो जाएगा और ये इसके जगह c। अगर ये ऐसा हो गया तो हम मानक रूप तो यही पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, ax प्लस by बराबर 0। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेके जाते हैं आगे तो आपको क्या होगा, ये लिखा हुआ है 6x माइनस वाई पे रूट माइनस 6 बराबर 0। अगर यहां बात करें कि यहां y पर क्या है, रूट है, क्या है, y पर यहां पर रूट है, तो इसको हम लोग किसी भी तरीके से अगर हम 6 को a मान लें और x लिख दें और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्लस ही लिख देते हैं और माइनस ब्रैकेट में इसको यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, उसके बदले में b और लेकिन रूट y प्लस में 6 को अंदर में रख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके प्लस में लिखाना तो वो अंदर -6 कर देते हैं, तो ये प्लस हो गया। आपको अब ये बताते हैं यहाँ पे जो है y का पावर क्या हो गया, y का पावर हो गया 1/2। मतलब रूट में भी बोले थे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हम लोग जब लास्ट में टाइप वाइज पढ़ेंगे तो वहां पे रूट वाले का मतलब निकालेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे ये रैखिक समीकरण हो गया, वो मतलब निकालेंगे कि वो उसको बदला जा सकता है, वो कुछ और बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो टेंशन अभी नहीं लेना है, वो टेंशन मेरे हाथ है कि हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पे देख लो भाई क्या है, 9x प्लस 9x प्लस रूट 2y क्या है, रूट 2y प्लस का 6 प्लस का 6 ये बराबर क्या है, 0 है। अगर हम बोले कि ये 9 को a मान लें और ये रूट 2 को क्या मान लें, b मान लें और इसको c मान लें, तो क्या ये चेंज हो सकता है क्या मानक रूप में, तो ये चेंज हो सकता है। जब ये चेंज हो गया तो ये आपका क्या हो गया, ये भी समीकरण क्या हो गया, ये भी रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण हो गया। वो भी कौन सा, 2 चर वाला, कौन सा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो ये भी आपका क्या हुआ, रैखिक समीकरण हो गया। अगला कोई क्वेश्चन और है क्या, और अगर क्वेश्चन है 4x प्लस 6y प्लस रूट 5, तो ये अगर 4 को a मान ले और ये 6 को b मान ले तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y के जगह इसको तो a लिखना है और ये b x लिख दिए हैं और यहाँ पे क्या है, रूट 5 बराबर क्या, 0। लेकिन भाई ये देखो 4x प्लस 6x लिख दिया है, ये तो एक ही चर हुआ ना, y कहां से आया, सिर्फ एक चर आया, क्या आया, सिर्फ और सिर्फ एक चर आया। जब आपका सिर्फ और सिर्फ एक चर आया तो ये 2 चर वाला तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है ये वाला हुआ और तीसरा वाला हुआ और ये चौथा और दूसरा नहीं हुआ। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपका बढ़ते हैं तो क्या है, ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण क्या बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें का क्या मतलब हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए। बात क्या है भाई, हम इसको अभी इग्नोर करके चलते हैं, आपको हम फ्रेश में लिखाते हैं। अगर हम बोलें कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये क्या है, क्या है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। अब इसके बाद ax प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपको हम क्यों 2 बार लिखे, आप सोच रहे होंगे कि सर 2 बार क्यों लिख रहे हैं। इतना अच्छा बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे कि आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं आप। ठीक है, तो देख लो क्या है कि हम बोले थे कि अगर 2 चर हो तो 2 समीकरण लेना पड़ता है, तो हम लोग क्या कर लिए, 2 समीकरण लिख लिए। लेकिन एक जैसा अगर हो तो 2 समीकरण कहां से हुआ, वो तो एक ही हो गया ना। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे 1 देंगे, यहां भी 1 देंगे और यहां पे 1 देंगे, क्योंकि ये समीकरण 1 है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 2 देंगे और यहां भी 2 देंगे और यहां भी 2 देंगे, क्योंकि ये समीकरण 2 है। क्लियर हो गया क्या? क्योंकि दोनों समीकरण भी कुछ न कुछ तुलना किया जाएगा, ये आपको हम आगे बताएंगे। 2 समीकरण होना जरूरी है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं, क्योंकि एक समीकरण से सॉल्व तो होगा नहीं, है ना, इसका हल तो निकलेगा नहीं, इसीलिए 2 है। ठीक है, अब कुछ आपको क्या बताएंगे, केस बताएंगे। केस क्या है, सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है, 0 है। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है, 0 है। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि इसमें कुछ कंडीशन है। पहला केस में आप क्या करेंगे कि ये जो x के आगे है, यहां भी जो x के आगे है, एक दूसरे को भाग करेंगे। अगर a1 बट्टे में a2 करें और यहां पे y के आगे जो b1 है और उसको b2 से बटे करें, नहीं समझे, कोई यहां पे नंबर रहेगा और उस नंबर को अगर भाग देते हैं तो हो सकता है ये बराबर आए। क्या है, बराबर आए, लेकिन हो सकता है कि बराबर नहीं भी आए। तो अगर बराबर नहीं आता है, पहला ही केस में हम पढ़ाते हैं बराबर नहीं वाला। जैसे मान लो कि आपको हम पढ़ाने आए तो पहले ही मन में सोच रहे हैं ना, ये तो बढ़िया नहीं पढ़ाएगा, लेकिन जब आप समझेंगे तो लगेगा कि ये जो है क्या कर रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले आप मान लें कि ये जो है बराबर नहीं आया। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ जो है कैसा होगा। क्या पूछा जाएगा, इसका ग्राफ पूछा जाएगा कि कैसा होगा। अब बात करें जब ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा कि कैसा होगा, आपको एक बात बताते हैं कि अगर इस साइन को गौर से देखें तो ये कैसा है, इस तरीके से है। क्या है, इस तरीके से है। तो आपको यहाँ पे कट का साइन है। अगर आप यही लाइन को सिर्फ लेंगे, मतलब ऐसा, तो ये आपको क्या दिख रहा है कि एक लाइन दूसरे पे कट हो गया है। क्या हो गया है, एक लाइन दूसरे पे कट हो गया। ठीक है, तो इस कट लाइन को हम लोग अगर आप क्लास 9th में ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कि 2 लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो आपसे पूछा जाता है, कोई 2 समीकरण दे देगा और आपको बोलेगा कि बताइए ये जो है क्या है, ये आपका कौन सा कैसा ग्राफ है इसका। तो आप अगर इस कंडीशन में आता है तो आप बोलेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको हो सकता है कि इसी कंडीशन में आपको पूछेगा कि इसका जो है हल कितना होगा। क्या पूछ सकता है कि हल कितना हो सकता है। 3 बातें इसमें पूछा जाता है। कितनी बातें पूछा जाता है, 3 बातें। पहला ग्राफ और दूसरा हल, तीसरा अभी बता रहे हैं कि क्या पूछा जाता है। तो हल अगर पूछा जाए तो आप अगर गौर से देखें, कोई एक लाइन दूसरे को काटता है, अगर वो प्रतिच्छेदी रेखा है तो वो कितनी जगह काट रहा है, तो एक जगह काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है, एक जगह। दोबारा हम बता रहे हैं ये ऐसा क्यों किए हैं कि आप जैसे ये कट लाइन देखेंगे ना, समझ जाएंगे कि लाइन कट हो रहा है और कट लाइन को प्रतिच्छेदी रेखा कहता है। हम ये नहीं याद करने नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इसको देख के समझना है। कट कर रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा।
कितनी जगह कट करेगा वो, प्रतिच्छेदी रेखा कितनी जगह कट करता है, एक जगह। और अगर एक जगह कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक हल, यानी एक हल हो गया। और इसी को अद्वितीय हल बोलते हैं, द्वितीय हल बोलते हैं। मतलब कि एक हल हुआ इसका। पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसका कितना हल है। हम आगे एग्जाम्पल लिए हैं, टेंशन नहीं लेना है, उसको हम कराएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा इसका युग्म कैसा होगा। क्या पूछा जाएगा, इसका युग्म कैसा होगा। तो आपको बताते हैं एक यहाँ पे नोट में कि अगर हल होगा, क्या बोले, अगर हल होगा तो उसके लिए क्या होगा, वो होगा संगत। क्या होगा, संगत। हल अगर आ रहा है, यानी आपके साथ में अगर वो आ रहा है तो वो क्या होगा, संगत होगा। अगर हल नहीं होगा तब क्या होगा, अगर हल नहीं होगा तब क्या होगा, वो होगा असंगत। क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। आपको याद रखना है, अगर हल होगा तो संगत और अगर हल नहीं होगा तो असंगत। तो बताइए भाई, इसका एक हल आया है ना, एक हल आया है। जब अगर हल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। ये तीन बातें पूछा जाता है। पहला ग्राफ कैसा होगा, दूसरा हल कैसा होगा और उसके बाद युग्म कैसा होगा। तो आपको बता दिए कि जैसे ही ये कट लाइन पड़ा, कट लाइन को प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। और प्रतिच्छेदी रेखा किसी भी को क्या करते हैं, एक जगह काटते हैं, तो इसीलिए एक हल, उसी को अद्वितीय हल कहा जाता है। और इसके बाद युग्म अगर बात करें तो वो क्या है, वो संगत युग्म है। क्या है, वो संगत युग्म है। समझ में आ गया। इतना हम लोग क्या करते हैं, ये आपका डिस्कशन किए हैं। इसके बाद आगे क्या करते हैं, फिर भी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम बोले कि 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, एक समीकरण ले लिया। जब भी देगा दो समीकरण देगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, 3x प्लस 6y और प्लस 7 बराबर क्या, 0। तो आपको यहाँ पे x के आगे वाले को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, a बोलते हैं 2। लेकिन ये पहला समीकरण है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद ये y वाले के आगे को हम लोग b बोलते हैं, तो पहला समीकरण है तो 1 लिखेंगे। तो वो क्या है, 3 है। और C1 बराबर C1 बराबर -5। साइन जो भी रहता है, प्लस रहता है तो प्लस का, और माइनस रहता है तो माइनस का लिखते हैं। दूसरे समीकरण की बात करें तो x के आगे में a2 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और b2 हमारा क्या हो गया, ये 6 हो गया। और हमारा C2 क्या हो गया, वो हो गया 7 हो गया। ऐसे में आपको करना क्या होता है, आप लिखेंगे a1 बट्टे में a2, मतलब इसको इससे भाग देना है तो 2/3 आएगा। क्या आएगा, 2/3 आएगा। दूसरा क्या लिखेंगे, b1 बट्टे में b2, और ये जब निकालेंगे 3/6 आएगा। और ये कट रहा है हमारा कितनी बार में, 1/2 आ गया। जो ये 1/2 आ गया, आप गौर से देखें कि ये जो a1/a2 है 2/3, और ये जो b1/b2 आया 1/2 आया है, ये दोनों बराबर आया क्या, बराबर नहीं आया। तो अब हम लोग C1/C2 नहीं करेंगे, C1/C2 नहीं करेंगे, और यहीं पे हम लोग उसका डिसीजन ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि a1 बटे में a2 जो है वो नॉट बराबर है, बराबर नहीं है b1 बटे में b2, इसीलिए अगर इसका ग्राफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ग्राफ की बात करें तो ये क्या हो गया, जब कट वाला आता है, अभी बताया ना कि अगर बराबर पहले ही बार में नहीं आया तो ये क्या हो गया, इस टाइप के लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसके बाद आपको हल की बात करें तो अभी बताया ना कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो वो एक बार काटता है, इसीलिए क्या हो गया, एक हल हो गया। कैसा हल हो गया, एक हल।
यानी उसी को कहा जाता है अद्वितीय हल। क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल कहा जाता है। और अगर हल आता है तो क्या बोलते हैं? ये युग्म क्या कहलाएगा? ये युग्म क्या कहलाएगा? मतलब बोले है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता कहलाता है आपका क्या? संगत। क्या कहलाता है? संगत। क्योंकि हम बताए थे अगर हल आता है तो संगत, और अगर हल नहीं आता है तो असंगत। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो इस टाइप से आपका इससे सवाल पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप क्या करिए, इसको वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं। इसके बाद बात करें कि केस टू। केस टू में क्या होगा भाई? फिर से लिख लेते हैं, A1 प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0, और ये A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या? 0। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसमें दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है कि A1 को आप A2 से डिवाइड करें, भाग करें, और B1 को B2 से भाग करें, तो दोनों ही बराबर आ जाए। जैसे ही बराबर आएगा तो आप क्या करेंगे? C1 बटे C2 भी निकालेंगे, तो उसको मानेंगे कि बराबर नहीं। क्या मानेंगे? बराबर नहीं। हम ये जो बता रहे, कोई टीचर्स को बराबर वाला पहले बताता है, लेकिन हम आपको टेक्निक दे रहे हैं, पहली बार में टीचर को मानना ही नहीं है, बोलना है गलत। टीचर को एग्जाम्पल दिए हैं कि पहली बार में कि बराबर नहीं, और अगर पहली बार में बराबर आ जाए तो दूसरी बार में बराबर नहीं। जल्दी नहीं मानना है, जब तक बढ़िया नहीं पढ़ा दे। तो दूसरी बार में जब बराबर नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या करना है? तो अगर आपको ग्राफ पूछे, क्या पूछे? अगर आपको ग्राफ पूछे तो आप फिर से यही वाली को देखेंगे। इसको जैसे ही देखेंगे, इधर तो कट लगा हुआ है ना, अभी पहले इसी को देखेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से है। कैसा है? इस तरीके से है। आपको ये देख के याद आ रहा होगा कि आप 9वीं कक्षा में इसको पढ़े होंगे कि ये जो है समांतर रेखा है। तो ग्राफ कैसा हो गया? आपका हो गया समांतर रेखा। कैसा रेखा हो गया? समांतर रेखा। कैसा रेखा? समांतर रेखा। समझ में आया? क्या बोले कि दो कट देखें तो प्रतिच्छेदी रेखा, और इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो क्या हो गया? ये समांतर रेखा। आप ही बता दीजिए, समांतर रेखा को कितना भी दूर लेके जाएं, क्या ये दोनों आपस में कटेगा? क्या बोलिए आप, कटेगा क्या? आप मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं, बोल सकते हैं सर नहीं कटेगा। जब कटेगा नहीं, एक बार कटा था तो एक हल हुआ था, और एक भी बार अगर नहीं कटेगा तो कोई हल नहीं होगा। नहीं समझे? मतलब कि कटा एक बार तो एक हल, नहीं कटा, एक भी बार नहीं कटा, तो हल कहां से होगा? तो इसीलिए इसका हल अगर आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए? इसका हल अगर आपको पूछा जाए तो इसका हल जो है नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं? कोई भी हल इसका नहीं आया, कोई भी हल नहीं आया। और अगर युग्म की बात करें, किसकी बात करें? युग्म की। आपको याद होगा कि हम बताए थे कि अगर हल होता है तो संगत, अगर हल होता है तो संगत, और अगर हल नहीं होता है तो असंगत। यहां पे हल हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? असंगत। क्या हो गया? असंगत। आपको पहले ही केस 1 में आपको थोड़ा जल्दी बता दिए, बहुत टाइम लगा के बताए हैं, तो इसमें क्या है, जल्दी बता दिया, आपको समझ में भी लगता है आ गया होगा। ठीक है, आप जो भी वीडियो देखेंगे दोबारा भी देख सकते हैं, वैसे मेरा वीडियो दोबारा देखने का उतना जरूरत पड़ता नहीं है। आप ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी बात बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो तो हम शुरू में ही बोले थे कि आप मेरा यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहली बार गणित का सही तरीका। ऐसे ही हवा में नहीं लिखे हैं। समझ में आ गया क्या? अब आपको क्या करना है कि ये जब समझ लिए हैं, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं।
जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0। तो आपको याद अगर हो तो ये तो पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अगर पहला समीकरण है तो उसके लिए a1 ऊपर वाला जो ये 2 हो जाएगा और b1 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और c1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको x के आगे वाले को a बोलते हैं तो पहला वाले a1 और ये हो गया b1 और ये हो गया c1। और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, a2 बराबर क्या हो गया, ये हो गया 4 और b2 बराबर क्या हो गया, वो 6 और c2 बराबर क्या हो गया आपका, वो हो गया -3। आप अगर यहाँ पे निकालने जाओगे कि भाई साहब सर आप निकाल के दिखाइए a1 बटे में a2 तो 2 बटे में 4 और अगर 2 बटे में 4 करते ये कट के क्या होगा 1 बटे में 2 तो ये 1 बटे में 2 आ गया। और इसके बाद b1 बटे में b2 अगर करेंगे तो ये है क्या 3 बटे में 6 और इसको भी कटाएंगे तो 1 बटे 2 आएगा। क्या होगा 1 बटे 2 आएगा। और अगर आगे बात करें क्योंकि बोले दोनों बराबर आ गया ना तो जैसे ही दोनों बराबर आएगा तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तो c1 बटे में c2 अगर निकालेंगे तो 5 बटे में -3। अब आप देखें कि 2 गो बराबर आया है और तीसरा बराबर नहीं आया है, 2 गो बराबर आया तीसरा बराबर नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि a1 जो है a2 ये बराबर है b1 बटे b2 की, लेकिन c1 बटे c2 जो है वो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का साइन है। किसका साइन है, बराबर नहीं का। तो आपको अगर ये देख के पता न चला तो फिर क्या हम पढ़ाए हैं बताइए, यही ना पढ़ाए हैं कि उसको देखो और उसको बढ़ा दो। क्या है वो, समांतर रेखा। तो आपको अगर ग्राफ पूछा जाए भाई साहब, क्या पूछा जाए, ग्राफ पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर समांतर रेखा हो गया। कैसा रेखा हो गया, समांतर रेखा। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से हम समझा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद समांतर रेखा कहीं कटता है क्या, कहीं कटता है क्या, नहीं कटता है सर। तो इसका हल क्या होगा, जब कटेगा नहीं तो हल कहां से होगा, तो हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, हल होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो हल होता है तो संगत युग्म और अगर हल नहीं होता है तो कौन सा युग्म, असंगत युग्म। तो ये क्या हो गया, असंगत। क्या हो गया, असंगत है। इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में भी, कभी कभार सब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसका आप क्या करिए, इसका आप हल निकाल के दिखाइए। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है, नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, केस 3 लेते हैं। केस 3 में सर क्या हो सकता है, फिर दोबारा लिख दीजिए सर। अब तो आपको आ गया है, अब तो आप हम ही को पढ़ा देंगे कि सर मेरे से पढ़ लीजिए a1 बटे a2 वाला कंडीशन। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 लिखेंगे और प्लस में c2 बराबर 0 हो गया। आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, फिर a1 को a2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे और b1 को b2 से भाग करेंगे। अब इतना देर से पढ़ लिए हैं तो अब आप उस टीचर को एक्सेप्ट कर लेंगे, सब कुछ बराबर चल रहा है सर। तो c1 बटे c2, c1 बटे c2 ये जब आपका आ गया है तो आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको ग्राफ इसका कैसा होगा, यही पूछेगा आपसे। तो इसके बाद हल पूछेगा आपसे, इसके बाद युग्म पूछेगा, इसका कैसा युग्म है। ये 3 चीज बोले ना, 3 चीज पूछता है। अब आपको बताते हैं सर, आप बोलेंगे कि सर इसको देख के तो आप क्या किए थे, समांतर रेखा कर लिए थे, लेकिन इस बार इसको देखेंगे कैसे, यहां भी वैसा ही है। तो बोलेंगे भाई टेंशन काहे लेते हो, हम है ना, आपको बता रहे हैं कि ये वाला और ये वाला एक ही जैसा है। मतलब समझाते हैं, जैसे आप किसी के शादी में गए हैं, किसी के शादी में गए हैं, तैयार व्यार हो करके गए हुए हैं, इसके बाद उसी के यहाँ से इनविटेशन हमको भी आया हुआ है और हम भी गए हैं। तो आप बोलेंगे कि सर आप भी आए हैं, बोलेंगे हाँ हम भी आए हैं।
अच्छा तुम भी आए हो। तो आप बोलेंगे व्हाट अ कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे? व्हाट अ कोइंसिडेंट। ये बोला जाता है इंग्लिश में, अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि संपाती। क्या होता है? कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती। क्या होता है? संपाती। संपाती का भी अगर मतलब समझाएं कि अगर आप बात करें, एक लाइन हो, इसी पर अगर दूसरा ना बोले कि सेम है, आप भी गए और हम भी गए वहीं पर, तो दोनों आदमी वहीं पर गए हैं, तो क्या हो गया? ये एक ही लाइन पर ड्रॉ हो गया, तो उसी को कहते हैं क्या है? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। तो ये रेखा आपका कैसा हो गया? संपाती, क्योंकि यहां भी बराबर यहां भी बराबर, को इंसिडेंट हो गया, संपाती हो गया, तो उसी को कहते हैं संपाती। आपको अगर को इंसिडेंट वाला बात याद रहे, कौन सा? को इंसिडेंट, है ना। को इंसिडेंट मतलब क्या होता है? संपाती होता है। को इंसिडेंट थोड़ा जल्दी समझ आता है, व्हाट अ को इंसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप एक बात बताइए कि पहला वाला जो पढ़े थे कि एक लाइन दूसरे को काट रहा था, तो वो एक जगह काट रहा था, तो एक हल लिखे थे। और अगर समांतर लाइन था तो कहीं नहीं काट रहा था, तो कोई हल नहीं लिखे थे। क्या लिखे थे? कोई हल नहीं लिखे थे। जब कोई हल नहीं लिखे थे, एक बार भी नहीं काटा था। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक लाइन पे दूसरा लाइन जाता ही रहेगा, तो क्या होगा? आपके बॉडी पे पूरा जाता ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे तलवार गिरा के पूरा बॉडी पे लेके चले गए, तो बहुत जगह ना काट दिया, तो ढेरी जगह काट दिया। ठीक है, एक जगह काटा तो एक हल, किसी जगह नहीं काटा तो कोई हल नहीं, और अगर बहुत जगह काटा तो बहुत हल हुआ। क्या हुआ? तो बहुत हल हुआ। तो उसी को लिखते हैं अनेक हल। क्या बोलते हैं? अनेक हल आया। कैसा हल आया? अनेक हल आया। आपको अगर याद हो, हम बताए हैं कि अगर हल आता है तो संगत, हल नहीं आता है तो असंगत। यहाँ पे बहुत सारा हल आया, जब बहुत सारा हल आया तो संगत हुआ ना। हल आता है तो संगत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल अगर आ जाता है तो संगत लिखते हैं। तो आप इसको क्या करें? नोट डाउन करें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहां पे आपको हम यहां पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबके लिए एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहां भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा करते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, और क्या लिखते हैं यहाँ पे 12x प्लस, क्या लिखेंगे? देखो क्या है कि ऐसा क्वेश्चन लेना है कि वो क्या हो जाए, तीनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से लिख लेते हैं, ऐसा नंबर जो कि तीनों बराबर आ जाए। ठीक है, तीनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो इस तरीके से दो हम लोग समीकरण लिख लिए। पहले वाले समीकरण में जो x के आगे है a1 लिखते हैं जो 2 है, और ये b1 लिखते हैं जो 3 है, और ये c1 लिखते हैं जो 7 है। इसके बाद हम बात करें कि दूसरे वाले में 2 लिखते हैं तो 12 है, और ये क्या है आपका 18, और c2 जो है वो आपका 42 है। आप यहाँ पे निकालना चाहेंगे कि a1 को अगर a2 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 2/12। यहां से कटाएंगे एक बार में, यहां से कटाएंगे 6 बार में, 2 6 के 12, तो 1/6 आ गया। क्या आ गया? 1/6 आ गया। इसके बाद इसके बाद क्या, b1/b2, तो क्या है 3 और बट्टे में 18 है, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 छके 18 है, तो 1/6 आ गया। इसके बाद क्या है C1 में C2, तो क्या है 7 और 42, तो 7 एकम 7 7 42, तो 1/6 आ गया। ऐसा क्वेश्चन लिए ही है क्योंकि ये केस समझाए हैं कि तीनों बराबर 1/6 1/6 1/6।
आपका क्या हो गया, चूंकि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों ही आपस में बराबर हो जाता है तो फिर क्या लिखते हैं, अभी ना आपको बताए कि ग्राफ इसका कैसा होता है, ग्राफ इसका होता है आपका संपाती। कैसा होता है, संपाती। कैसा होता है, संपाती। और संपाती के लिए हल आपको याद कराए हैं कि इसका अनेक हल होता है। कैसा हल होता है, अनेक हल। कैसा हल, और अगर अनेक हल आ गया, बहुत सारा हल आ गया, तो युग्म ये कैसा है, ये जो समीकरण का युग्म है वो आपका संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। आपको इस तरीके से हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझा दिए हैं। आगे ऐसा करते हैं कि और भी तीनों को एक साथ सोल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो दिखा देते हैं। पूछेगा कि अनुपातों में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें और ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि संपाती है। हो गया ना, तो हम ये सवाल आपको बना देते हैं, दूसरा ये खुद से बना लेना है। तो ये x वाले आगे में A1 बराबर 9 और ये क्या है B1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 18। इसके बाद B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12 है। और क्या है, ये B2 बराबर 6 है और C2 बराबर क्या है, 24 है। तो इसको फिर उसी तरीके से बना लो भाई। तो A1 बटे में A2 निकालेंगे तो 9 बटे में क्या होगा, 18। और इसको जब कटाएंगे तो 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब आगे बात करें, आगे देख लेते हैं कि B1/B2 आ क्या रहा है। तो ये अगर हम बात करें तो 3/6 है और यहां से भी कटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें कि C1/C2 क्या आएगा, तो C1/C2 12/24 क्या है, 12/24। जब ये 12/24 आए, इसको भी अगर हम कटाते हैं तो 1/2 ही आता है। अभी तुरंत यही वाला तो बताए थे कि अगर तीनों बराबर आ गया तो ग्राफ कैसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो ये रेखा जो है, सिर्फ रेखा पूछा कैसा है, तो ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ आपका क्या है, संपाती है। क्या है, ग्राफ आपका संपाती हो गया, क्योंकि तीनों बराबर में ग्राफ आपका संपाती। आप इसको चेक करेंगे कि आपका ग्राफ कैसा आ रहा है। ठीक है, अगला जो है ये आपको हम बता देते हैं, ये आप एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देख रहे हैं, लिखा भी नहीं, हमको याद है, आपकी किताब का। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी बोला तुलना करके बताइए कि ये वाला क्या है, कैसा ग्राफ है। ठीक है, ये वाला कैसा ग्राफ है। तो आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो चेक कर ले भाई। तो ये है हमारा, ये पहला वाला है। तो A1 बराबर 3 और B1 बराबर 2 और C1 बराबर, देखो भाई ये 5 को इधर लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका इस साइड रहेगा तो C1 नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, 5 को इधर ला लेते हैं। तो अगर ये प्लस में है तो माइनस में कर लेते हैं। तो C1 बराबर क्या हो गया आपका, -5। ठीक है, वैसे यहां भी C उधर है तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7, यानी -7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। तो ये 3/2 आया है। इसके बाद B1/B2 निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, 2/-3। क्या ये दोनों बराबर है? अगर पहले ही बार में बराबर नहीं आया तो यहीं पे हमारा काम रोक देंगे और रोकने के बाद लिखेंगे कि चूंकि A1/A2
A2 जो है B1 बटे B2 के किसके B2 के बराबर नहीं आया है। जब बराबर नहीं आया है तो पूछा क्या है, क्या पूछा है, संगत है कि असंगत है। एक ही बात पूछा है, हम तीनों बात बताए ना, तो आपको कोई पूछ सकता है, लेकिन एक ही बात यहाँ पे पूछा है। तो अब आप बताइए ये कैसा रेखा था, प्रतिच्छेदी रेखा था। कैसा रेखा था, प्रतिच्छेदी रेखा था। और प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल आता है, और अगर हल आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका संगत। हल आता है तो संगत, और अगर हल नहीं आता है तो असंगत। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लिए। इसके बाद आगे देखते हैं, ये है निम्न समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन से युग्म असंगत है, कौन से युग्म संगत है और कौन से युग्म असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अगर ये आप बात करें, हम लोग ग्राफीय विधि जो है बाद में सीखेंगे, ग्राफीय विधि बाद में सीखेंगे। अब आपको लगता है कि संगत और असंगत बताने में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, इसीलिए आप संगत और संगत खुद से ट्राई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सारा हम लोग का ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, पार्ट नंबर 1 आपका ये पूरे तरीके से समझा दिए हैं। एक बार जरूर आप वीडियो को देखेंगे ताकि आपका माइंड एकदम से फ्रेश हो जाए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसके बाद आपके लिए HW रहा क्या कि आप 3.2 का सारा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, 3.2 का सारा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप बोलेंगे सर कि इंट्रोडक्शन क्लास में ही फर्स्ट इस चैप्टर का कि 3.1 क्यों नहीं बताए सर, उसमें ग्राफ से सॉल्व करने के लिए बताया गया है, तो उसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर 3.1 को सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या। तो यहां तक अगर आप आ गए हैं वीडियो में, तो अब आगे देखिए कि क्या है हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या होगा, वीडियो जाएगा। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका धन्यवाद।